बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर देश में सूर्योदय नाम का एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली साम्राज्य था। इस साम्राज्य पर महाराजा ध्रुवदेव का शासन था। क्रोमा ने अपनी न्यायप्रियता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक फोटो खींची थी। उनके महल के पीछे एक विशाल और मनोरम उद्यान था, जिसमें स्वर्ग से दुर्लभ आदिवासी उपचार और फूल खिले हुए थे। लेकिन इस उद्यान की सबसे अनमोल निधि एक दिव्य कमल सरोवर थी। इस झील के मध्य में एक अलौकिक कमल खिलता था, जिसके पंखुड़ी पुष्प हर पूर्णिमा की रात को स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठती थी और आकाश से नारियल के अंश से मूल विशेषता थी। उदाहरण के लिए तारा पंखुड़ी कहा जाता था। ये तारा पंखुड़ी न केवल अद्भुत रूप से सुंदर था, बल्कि साम्राज्य की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता था। हर पूर्णिमा को महाराजा स्वयं इन क्लाइमेट को एकजुट करना था और उन्हें शाही अस्वीकरण में आरक्षित कर रखा था, क्योंकि माना जाता था कि ऊर्जा साम्राज्य ही हर आपदा से बचाता है। महाराजा ध्रुवदेव के तीन पुत्र थे। सबसे बड़े राजकुमार विक्रांत, सबसे बड़े राजकुमार देवराज और सबसे बड़े राजकुमार छोटे अर्नव। विक्रांत अपनी शक्ति और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। देवराज अपनी वाक्पटुता और पत्रिका के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन अर्नव सबसे शांत और विचारशील थे। उसे बार बार व्यावसायिक समाधान किया जाता था। एक दिन जब पूर्णिमा की रात निकट थी, महाराजा ने गार्डन के माली को तारा स्टार्टअप की देखभाल के विशेष निर्देश दिए। माली ने बड़े उत्साह से बताया कि कमल पर इस बार एक किताब से भी अधिक पंखुड़ियां खिली हुई हैं, जो विपरीत है। लेकिन अगली सुबह जब महाराजा और माली समुद्र तट के पास पहुंचे, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सूरजमुखी में सिर्फ 11 पंखुड़ियां थीं। एक फलपुड़ी लापता थी। महाराजा ध्रुवदेव चिंताग्रस्त हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सबसे बड़े बेटे प्रिंस विक्रांत को बुलाया और उनसे कहा कि विक्रांत, ये हमारे साम्राज्य का अमूल्य निधि का अपमान है। तुम अपनी पूरी शक्ति से इस मिस्ट्री चोर का पता लगाओ और खोई हुई फनलुडी वापस लाओ। अगली पूर्णिमा तक शेष तीर्थ की सुरक्षा का भी प्रावधान है। विक्रांत ने अपनी शक्ति पर घमंड करते हुए कलाकृति से डायलॉग बोला, पिताश्री चिंता न करें, मैं रात दिन पहरा साथी। किसी भी चोर ने मेरी आंख के सामने से एक पत्ता भी नहीं हिलाया। वह रात को सरोवर के पास बिल्डिंग बिल्डिंग में बैठ गया। लेकिन विक्रांत अपनी बहादुरी के लिए धीरे धीरे मशहूर हो गया। मूर्ति ही वह भी बहादुर थी। आधी रात बीतते ही उसे नींद आ गई और उसे गहरी नींद आ गई। सुबह होती है, जब वो पंखुड़ी हाथी तो एक और पंखुड़ी गायब थी। वह शर्म से पानी पानी हो गई और महाराजा के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसके बाद मंजिले राजकुमार देवराज ने कमान संभाली। वो अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए मशहूर थी। उन्होंने कहा, पिताश्री शक्ति से नहीं, बुद्धि से काम लेंगे। मैंने ऐसी रणनीति बनाई कि चोर बच्चा नहीं जाऊंगा। देवराज ने पूरी रात जागते रहने की कई इमारतें बनाई, लेकिन जैसे ही आधी रात को आखिरी घंटा बजने लगा, उसकी आंखों की नींद भी उड़ गई और वह भी गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह एक और पीडीएफ गायब थी। महाराजा का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया। राजमहल में उदासी छा गई। दरबारी फुसलाने लगे कि अब तो साम्राज्य का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसी समय सबसे छोटा राजकुमार अर्णव आगे आया। वह पुरातन से महाराजा से प्रार्थना की, पिताश्री कृपया मुझे एक मौका बताकर। मुझे पता है कि मैं विक्रांत शक्तिशाली नहीं हूँ और देवराज चतुराई से भी चतुर नहीं हूँ, लेकिन मैं पूर्ण निष्ठा से बौद्ध धर्म की रक्षा करूंगा। महाराजा ध्रुवदेव ने अर्णव की ओर देखा। उन्हें अर्णव की बातें पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने झुंझलाकर कहा, अर्णव, तुम क्या देखते हो? जब भी बड़े और ज्यादा समझदार भाई बोले तो आप कैसे सफल होंगे? जाओ अपने सामान में मन लगाओ। लेकिन अर्णव ने हार नहीं मानी। उसने बार बार आग्रह किया, पिताश्री कृपया मुझे अपने निष्ठा सिद्ध करने का एक अवसर। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अंत में महाराजा ने भारी मन से उसे उजाड़ दे दी। अर्णव ने उस रात समुद्र के किनारे आसन जमाया। उसने कहा कि कायर कुछ भी हो जाएगा, वह सोएगा नहीं। उसके पास तलवारें नहीं, बल्कि एक छोटी सी सिलाई और कुछ नकली केट के टुकड़े हैं। जैसे ही आधी रात हुई और चांद अपने पूरे शबाब पर आया,
उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर रंग बिरंगा हमिंग बर्ड गुंजन पक्षी कहीं कहीं से उड़ता हुआ आया। उसकी दुकान में इंद्रधनुष के सारे रंग समाये हुए थे और उसकी चोंच मोती सी चमक रही थी। वह धीरे धीरे कमल के पास से उतरा और एक तारा पंखुड़ी को अपनी चोंच में कैद करने वाला ही था कि अर्नव ने फुल्टी से नकली के टुकड़े उस पर फेंक दिए। हमिंग ब्रेड डराया, पंखुड़ी उड़ गई, लेकिन अर्नव ने जिस फेंक से उसे घेरने की कोशिश की थी, उसमें एक छोटी सी इंद्रधनुषी पंखुड़ी टूटकर जमीन पर आ गिरी थी। अर्नव ने उस फाइल को उठाया। सुबह अर्नव महाराजा के पास का उद्घाटन और वह सारी बातें विस्तार से वर्णन। उन्होंने इंद्रधनुषी पंख महाराजा के सामने रखा। पंख इतना अद्भुत और अनमोल था कि महाराजा उसे देखते ही रह गए। उन्होंने कहा कि अगर इस पक्षी का एक पंख इतना सुंदर है तो पूरा वह पक्षी कितना अद्भुत होगा। मैं चाहता हूं कि कोई उस पक्षी को पकड़ सके। महाराजा की घोषणा सबसे बाद में हुई। प्रिंस विक्रांत उस रेनबो हमिंग ब्रेड की तलाश में निकल पड़े। जीवित चलते वह एक घने जंगल में प्रवेश करता है। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे एक प्राचीन रहस्यमयी कौवा का उपयोग करके ज्ञान को चमकाना चाहा गया था। कौवे ने उसे देखकर कहा, प्रिंस, तुम रेनबो हिंगबर्ग की खोज में निकलो, है ना? अगर तुम मेरी बात मानो तो दोस्तों काम आसान हो जाएगा। इस रास्ते से सीधे सीधे रहो। शाम को एक नदी पार करनी होगी जिसमें वह पार दो किले दिखाई देंगे। एक किला भव्य संगीत और जगमगाता होगा जिसमें और हंसी की आवाजें शामिल होंगी। दूसरा किला फूटा और ब्लैकआउट होगा। तुम पहले वाले किले में रुकना मत। खैर ही वह बहुत ही आकर्षक लगे। दूसरा खंड फूटे किले में ही रात जाना है, जबकि अन्य हिस्सों में पोर्टफोलियो के उत्तर में स्थित है। विक्रांत कोई की बातें सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने घमंड से कहा, तुम एक मामूली कोय हो, मुझे सलाह की जरूरत नहीं है। मैं अपनी शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। ये खुला उसने कोय को डर कर भाग दिया और अपनी राह पर चल दिया। शाम को वह क्लासिक नदी के उस पार दो किले को देखकर चौंक गया। एक किला संगीत इतना शानदार था कि उसकी चमक से आंखें चौंधिया रही थीं और अंदर से मधुर और दावतों की आवाजें आ रही थीं। दूसरा किला वास्तव में वास्तुशिल्प जैसा था। अंधेरे में डूब गया विक्रांत भव्य किले की ओर से स्वाभाविक रूप से आकर्षित किया गया। उसने सोचा, यह कौवा तो मूर्ख है। अच्छा, इतना अच्छा स्थान ठीक किया, उस स्कूल में क्यों जाऊं? उन्होंने ग्रेट फोर्ट में प्रवेश किया, जहां उन्हें नाच गान और विलासिता में खुद को पूरी तरह से डुबो दिया। जल्द ही वह इंद्रधनुषी हमिंग ब्रेड की अपनी खोज भूल गई। जब बहुत समय बीत गया और विक्रांत वापस नहीं लौटा तो मुझला राजकुमार देवराज हमिंग ब्रेड की खोज में निकल पड़े। उसे भी उसी जंगल में वही रहस्य मिला। कोई ने देवराज को भी वही सलाह दी, लेकिन देवराज को भी अपनी चतुराई पर गर्व था। उसने कोय को धूर्तता से देखा और कहा कि मैं अपनी बुद्धि से सही रास्ता ढूंढ लूंगा। उसने भी किसी की सलाह को अनसुना कर दिया और उसी ग्रैंड फोर्ट में चला गया, जहां वह भी नाच कान में फंसकर। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपकी सलाह का पूरी तरह पालन करूंगा। कौवा मुस्कुराया और बोला, तुम सबसे नेक राजकुमार हो। आओ, मेरी प्रार्थना पर बैठ जाओ। मैं तटवर्ती नदी के उस पार ले जाता हूँ। देखते ही देखते कौन का आकार बड़ा हो गया और अर्नव अपनी पीठ थपथपाकर बैठ गया। कौवा हवा में उसे नदी के उस पार फुटे किले के पास से उड़ाया गया। अर्नव ने काऊ का स्कार्फ से बातचीत की और उसकी सलाह पर एक ही जीर्ण शीर्ण किले में रात बिताई। अगली सुबह अर्नव कॉय से फिर मिला। कॉय ने कहा, वह बात मेरी मनी, इसलिए मैं हड़ताली हूं। अब मैं हथियारों का संकेत देता हूं कि हथियार, इंद्रधनुष, हमिंग बर्ड, स्पेस और हथियारों से आगे क्या करना चाहिए। यहां से सीधे चलो। एक और विशाल किला मिलेगा जिसका नाम चंद्रमा का किला है। उस किले में एक चंद्रमा का अश्व बंधा हुआ है। राइडर्स पर ही तुम हमिंग ब्रेड तक पहुंच जाओगे। इस अश्व की चाल इतनी तेज है कि वह चीजों को हवा देता है। लेकिन ध्यान रहे, घुड़साल में दो लगाम जीन होगी। एक पुराने कस्टम की जीन और दूसरी मोतियों और हीरो से हार्ड गोल्ड नीम जीन। गोल्डन क्रोम जीन को भी नहीं छूना है। केवल पुराने जमाने के जीन का उपयोग करना और उस पर मौजूद अश्व को सीधे किले से बाहर ले आना। अर्नब ने कोय को वचन दिया कि वह उसकी हर बात मानेगा।
कौए ने उसे अपनी पीठ पर लाद दिया और कुछ ही देर में वे चंद्रमा के किले के पास जा पहुंचे। अर्नब ने देखा कि किले के रक्षक गहरी नींद में सो रहे थे। वो अंदर घुस गई और घुड़साल में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि चांदी जैसा चमकता हुआ एक अद्भुत घोड़ा बांधा था, चंद्रमा का अश्व। वह इतना सुंदर था कि राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसकी चांदी सी चमकती अयाल और चांदी सी चमकती अयाल पर टिक गई। अर्णव ने अश्व को खोल लिया। फिर उसकी नजर लगमों पर पड़ी। एक लगाम पुरानी और साधारण ऑर्केस्ट्रा की थी, जबकि दूसरी सुनहरी हीरो से प्यार हुई थी। स्वर्णिम लगाम इतनी आकर्षक थी कि अर्णव का मन डोल गया। उसने सोचा कि इतने सुंदर घोड़े अच्छे पर हैं, ये पुरानी चीज अच्छी नौकरानी कैसे है। कौए की बात शायद कुछ और संदर्भ में थी। उसने कौए की चेतावनी को छोड़ दिया और गोल्डनिम लगाम उठा ली। जैसे ही उसने स्वर्णिम लगाम को अश्व पर कसाना शुरू किया, अश्व ने जोर से हिनहैना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे किले के पहरेदार जग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अर्णव को पकड़ लिया। अर्णव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कोय ने उससे क्या कहा था। मासूम ने उसे खींचते हुए किले के राजा के सामने पेश किया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरे चंद्रमा के अश्व को चुराने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए मृत्युदंड दो। गे ने उसे सारी बातें बताई और पछतावे से भर गया। कौवे ने निराशा से कहा, तुमने फिर मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम पुरानी जीन का उपयोग करते तो आज इस मुसीबत में ना फंसते और चंद्रमा का अश्व तुम्हारे पास होता। अर्णव ने विनती की, कृपा करके मुझे माफ कर दे। आदरणीय कौए, मुझसे गलती हो गई। मेरी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब तो मुझे सूर्यमणि राजकुमारी को लाना है, वरना मुझे फांसी हो जाएगी। कौए ने लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन इस बार मेरी बात पूरी भरोसा करना। अब तुम मेरी पीठ पर सीधे चलो। कुछ दूर जाने पर सागर स्फटिक महल दिखाई देगा। सूर्य जयमणि राजकुमारी रहती है। महल के बाहर एक काला कुंड है जिसमें राजकुमारी हर शाम स्नान करती है। जब वह कुंड से बाहर आया तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लो। जैसे ही तुम उसे छुओगे वह साथ मिलकर तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात याद आए कि तुम उसे वहां से अपने साथ ले आना और वापस महल में मत जाना। उसने अपने माता पिता से मिलने की प्रार्थना की, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। अर्णव ने विश्वास से वादा किया कि वह इस बार कोई गलती नहीं करेगा। कौए ने फिर उसे अपनी पीठ पर या कुछ देर बाद विस्फटिक महल के पास जा अमेरिका में ले गए। राजकुमार एक विशाल पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। शाम को जब प्रिंसेस कालाकुंड में स्नान के लिए बाहर आई तो उनके प्राकृतिक दर्शक अर्णव मंत्रमुग्ध हो गए। उनका शरीर सूर्य के समान चमक रहा था और उनके बाल अलग अलग तरह के थे। जब राजकुमारी स्नान करके बाहर निकली तो अर्नव ने हिस्सेदारी बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी चुनी हुई प्रिंसेस ने अर्नव की आंखों में देखी और आकर्षक बोली, प्रिंस, तुम मुझे जहां भी ले जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे कुछ देर के लिए अपने माता पिता से मिलाने दो। मैं उन्हें अज्ञात कैसे जा सकता हूँ। राजकुमारी की आंखों में देखते ही अर्नव का मन पिघल गया। उसे कौन सी चेतावनी याद थी, लेकिन इस खूबसूरत राजकुमारी को अचंभित कर देने वाली बात सामने आई। देर तक मुलाकात में उसने बहुत अच्छा सोचा बुरा है। उसने कहा, ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलाओ, लेकिन तुरंत वापस आ जाओ। राजकुमारियां जैसे ही महल में प्रवेश करती थीं, पूरे महल में 1 घंटे बजने लगे और पहरेदार जाग गए। उन्होंने अर्नव को घेर लिया और पकड़ लिया। अर्नव को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओबामा ने उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बात से दुखी होकर कहा, तू तो मेरी बेटी को चुराने की कोशिश कर रहा है, पैर लटका देगा। फिर से अर्नव ने अपनी जान बचाने के लिए राजा से प्रार्थना की। राजा ने कहा, मैं सेना को एक और मौका देता हूँ। हमारे राज्य के सामने एक विशाल फुसफुसाता पर्वत है। यह पर्वत हमारे राज्य पर हमेशा एक काली छाया वाला दृश्य है और इसकी फुसफुसाहटें लोगों के मन में संदेह और डर पैदा करती है। अगर आप 8 दिन के अंदर इस पर्वत को पूरी तरह से हटा दें तो मैं हथियार माफ कर सकता हूँ और सूर्यमणि राजकुमारी से गर्लफ्रेंड विवाह करा सकता हूँ। अर्णव को एक बार फिर एक असंभव कार्य द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया था।
वह किले के बाहर आया और पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पहाड़ को 8 दिन में कैसे हटाया जाए। फिर भी उसे अपनी जान बचानी थी। उसने खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। अरनव ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन विशाल पर्वत का केवल एक छोटा सा कोना ही उसे हटा दिया गया था। वह पूरी तरह से भुगतान से थक गया और निराश होकर वापस चला गया। उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन ने कहा, अगर मैंने कोई की बात हर बार मानी तो आज मुझे ये सब नहीं झेलना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें 7 दिन से पहाड़ खोदते हुए देख रहा हूं। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी पश्चाताप ने मुझे दयाल बना दिया है। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं बहुत कि तुम उसे वहां से अपने साथ ले आना और वापस महल में मत जाना। उसने अपने माता पिता से मिलने की प्रार्थना की, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। अर्नव ने विश्वास से वादा किया कि वह इस बार कोई गलती नहीं करेगा। कॉय ने फिर उसे अपनी पीठ पर या कुछ देर बाद वे स्फटिक महल के पास जा अमेरिका में ले गए। राजकुमार एक विशाल पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। शाम को जब प्रिंसेस कालाकुंड में स्नान के लिए बाहर आई तो उनके प्राकृतिक दर्शक अर्नव मंत्रमुग्ध हो गए। उनका शरीर सूर्य के समान चमक रहा था और उनके बाल अलग अलग तरह के थे। जब राजकुमारी स्नान करके बाहर निकली तो अर्नव ने हिस्सेदारी बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी चुनी हुई प्रिंसेस ने अर्नव की आंखों में देखी और आकर्षक बोली, प्रिंस, तुम मुझे जहां भी ले जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे कुछ देर के लिए अपने माता पिता से मिलाने दो। मैं उन्हें अज्ञात कैसे जा सकता। राजकुमारी की आंखों में देखते ही अर्णव का मन पिघल गया। उसे कौन सी चेतावनी याद थी, लेकिन इस खूबसूरत राजकुमारी को अचंभित कर देने वाली बात सामने आई। देर तक मुलाकात में उसने बहुत अच्छा सोचा, बुरा है। उसने कहा, ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलाओ, लेकिन तुरंत वापस आ जाओ। राजकुमारियां जैसे ही महल में प्रवेश करती थी, पूरे महल में 1 घंटे बजने लगे और पहरेदार जाग गए। उन्होंने अर्नव को घेर लिया और पकड़ लिया। अर्नव को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओबामा ने उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बात से दुखी होकर कहा, तू तो मेरी बेटी को चुराने की कोशिश कर रहा है, पैर लटका देगा। फिर से अर्नव ने अपनी जान बचाने के लिए राजा से प्रार्थना की। राजा ने कहा, मैं सेना को एक और मौका देता हूँ। हमारे राज्य के सामने एक विशाल फुसफुसाता पर्वत है। ये पर्वत हमारे राज्य पर हमेशा एक काली छाया वाला दृश्य है और इसकी फुसफुसाहटें लोगों के मन में संदेह और डर पैदा करती हैं। अगर आप 8 दिन के अंदर इस पर्वत को पूरी तरह से हटा दें तो मैं हथियार माफ कर सकता हूँ और सूर्यमणि राजकुमारी से गर्लफ्रेंड विवाह करा सकता हूँ। अर्नव को एक बार फिर एक असंभव कार्य द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया था। वह किले के बाहर आया और पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पहाड़ को 8 दिन में कैसे हटाया जाए। फिर भी उसे अपनी जान बचानी थी। उसने खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। अर्नव ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन विशाल पर्वत का केवल एक छोटा सा कोना ही उसे हटा दिया गया था। वह पूरी तरह से भुगतान से थक गया और निराश होकर वापस चला गया। उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन ने कहा, अगर मैंने कोई की बात हर बार मानी तो आज मुझे यह सब नहीं झेलना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें 7 दिन से पहाड़ खोदते हुए देख रहा हूँ। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे पश्चाताप ने मुझे दयालु बना दिया है। चाहो, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं बहुत